बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मरीम नवाज साहिबा की जो खबर रिपोर्ट हुई है वो मैं आपको सुनवा दूं और फिर हम आएंगे अंकल्स पर। जो अंकल्स मरीम नवाज साहिबा की इस दुनिया को जो है वो माचिस के साथ तीली जलाकर आग लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ को सऊदी जहाज़ों ने सलामी दी, एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतार दिया गया। मरीम नवाज, अब मरीम नवाज साहिबा तस्करा कर रही हैं साल 2019 का, जिस वक्त इमरान खान साहब सऊदी अरब गए और सऊदी अरब से उनको मोहम्मद बिन सलमान ने अपना खसूसी तैयारा दिया न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए। और वहाँ पर इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी मुलाकातें कर ली थीं जो नागवार गुजरी थी सऊदी अरब को। उन्होंने एक कोलालमपुर समिट के हवाले से एक इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए अंग्रेज़ी चैनल वेस्ट को अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस्लामी दुनिया का बताने के लिए, और फिर एक OIC की तर्ज पर एक ऐसा फोरम जो इस्लामी दुनिया के मसाइल के ऊपर बात कर सके, उसकी बातें चल निकली थी। उसमें कतर शामिल था, उसमें कतर शामिल था, उसमें कोलालमपुर समिट जो होनी थी उसमें मलेशिया महातीर मोहम्मद जो हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई थी। फिर तैयब अर्दवान तुर्की उसमें शामिल था, ईरान में उस वक्त सदर हसन रूहानी थे, उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो वहाँ पर न्यूयॉर्क से वापसी पर जिस वक्त उस तैयारे ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वापस लेकर आना था, उसको तकरीबन 1 या 1.5 घंटा इनटू द फ्लाइट वापस बुला लिया गया था। और उसमें एक राय ये है कि शायद सऊदी अरब तक वो इंटेलिजेंस इतलात पहुँच गई थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान उस वक्त किस किस्म की मुलाकातें कर रहे हैं, वो गालिबन उनको नागवार गुजरी थी। ये एक अनवेरीफाइड वर्शन है उस स्टोरी का, लिहाजा उनको ये अहकामात मिले थे कि आप पाकिस्तान के डेलीगेशन को वापस न्यूयॉर्क उतारें और फिर आप वापस आ जाएं। बहरहाल उसका तज़किरा करते हुए मरीम नवाज साहिबा ने ये कहा। फिर सरगोदा में जो ये वो खिताब कर रही थी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतार दिया गया कि भाई उतरो जाओ, और आज शहबाज शरीफ का जहाज़ सऊदी एयर स्पेस में आया तो उसे सऊदी जंगी जहाज़ों ने सलामी दी। सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि आज सरगोदा के लिए 33 बसों का तोहफ़ा लाई हूँ, शहर के लिए 60 बसें रखी हैं, सरगोदा डिवीज़न को 105 बसों का तोहफ़ा देंगे। उन्होंने कहा कि हैरानी हुई कि पूरे सरगोदा डिवीज़न में दिल के अमराज का कोई हस्पताल नहीं। मैंने उसी रोज़ फ़ैसला किया और सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर काम शुरू कराने का फ़ैसला किया। लोग मुंतज़िर हैं कि नवाज शरीफ साहब के नाम पर जो बनने वाले या उनके नाम से मंसूब जो हस्पताल हैं उनमें कभी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी इलाज करवाएं। बहरहाल मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि आज नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम शुरू कर दिया है। दिल के अमराज में मुब्तला लोगों को अब फैसलाबाद और डिवीज़न से दूर जाने की ज़रूरत नहीं। तो शायद बहुत जल्द देखें लोग कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी सरगोदा में जाकर कभी इस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अपना इलाज करवाएं। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब में बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया। सैलाब के 27 शहर और 5000 से ज़ायद गाँव मुतासर हुए। अगर हमारी तैयारी ना होती तो बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा था। हमने 25 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर पहुँचाया, मुतासरीन को खैमों में आबाद किया और खुराक फराहम की। 22 लाख से ज़ायद मवेशियों को भी महफूज मकामात पर पहुँचाया। अब सैलाब क्योंकि तज़किरा नहीं है, मौजू नहीं है, अलबत्ता सैलाब के हवाले से जो लोग ऑन ग्राउंड रिपोर्ट करते रहे हैं, जो हमारी ऑन ग्राउंड लोगों से बात होती रही है, वो हम आपके सामने जो है वो बड़ी तफसील से वो नक्शा रख चुके हैं कि जो कुछ इस सैलाब के दौरान हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि एक वज़ीर आज़म हुआ करता था, ये बात दोबारा उन्होंने रिपीट की है। फिर उन्होंने कहा कि अडयाला में मौजूद शख्स को नहीं पता कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ गया है, वो किस्सा देरीना है। अब ये देरीना, वो उन्होंने कहा था पारीना, लेकिन जियो न्यूज़ ने कहा है किस्सा देरीना, यानी सबसे करीबी किस्सा है। शहबाज शरीफ की तजलील करने की कोशिश की गई। आज सऊदी अरब में जो इज़्ज़त मिली दुनिया देखती रह गई। सऊदी अरब ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तसव्वुर होगा, कभी देखी है इतनी बड़ी सफारती कामयाबी। सऊदी अरब के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये दिफाई मुआहदा बहुत बड़ा कारनामा है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शरफ़ पाकिस्तान को मिला है। अब ज़ाहिर है कि उसमें मरीम नवाज साहिबा का या मुस्लिम लीग नून का रोल, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उसी तरीके का है इस मुआहदे में। ज़ाहिर है कि जो एक बड़ी सफारती कामयाबी है, लेकिन नून लीग का किरदार जो है वो तबसरे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो इसी तरीके से है कि एक बग्गी में अगर 4 घोड़े बंधे हैं
اور وہ بھگی کو کھینچ کر کہیں لے کر جا رہے ہیں اور راستے میں کسی ایک گھوڑے کو جو ہے وہ کہیں ڈراپ کرنا ہے، کہیں چھوڑنا ہے، اس کی باگ پکڑ کے کوئی بیٹھ جائے، کوچوان بیٹھ جائے یا پیچھے کوئی شخص بیٹھ جائے، تو جو ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہوتا ہے گھوڑا، تو وہ گھوڑا ہے اس تمام معاملے میں پاکستان مسلم لیگ نواز، جس کا بگی کو کھینچنے میں کوئی کردار نہیں ہے، وہ بس ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ہے وہ دنیا جس میں مریم نواز صاحبہ اس وقت جی رہی ہیں۔ اس دنیا کے بارے میں انکل جاوید لطیف، جو مریم نواز صاحبہ کے سیاسی انکل ہیں، انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے ایک پوڈ کاسٹ جس کے اوپر کہیں بات نہیں ہوئی۔ ذرا بات سنیے کہ وہ الزام کیا لگا رہے ہیں، پھر ہم خواجہ آصف صاحب کی گفتگو پر آئیں گے، اور وہ الزام جس کا تذکرہ بار بار عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے متعلق کیا گیا، وہ اب آپ کو ریزونیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ ایک ڈی سی شوہپورہ لگا ہوا ہے، کرپٹ ترین شوہپورہ میں جو واردات روز ڈلتی ہے، اور شہر شوہپورہ میں آئے روز سٹریٹ یہ سی سی ڈی بنی تھی اور اس سے بڑا لوگوں کو فائدہ ملا، لوگ سکھ کا سانس لینے لگے۔ مریم نواز شریف کا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ اسٹریٹ کرائم رک گیا، مگر شیخوپورہ میں 4 دن رکا، اور اس بھائی جب پوسٹنگ ٹرانسفر پیسوں سے ہوگی، شیخوپورہ میں ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں سے ہو رہی ہے، جب شیخوپورہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کوئی 40-50 ارب کا ایک سکینڈل آیا ہیلتھ کا سکینڈل آیا، ہیلتھ کا۔ مجھے بتائیں کہ میں پڑھ کے سنا دوں، آپ نے کہا تھا میں اعتراف کرتا ہوں پنجاب کے بجٹ میں 50 ارب روپے کا ڈاکہ مارا گیا، پبلک ہیلتھ کا ایک گینگ جو شیخوپورہ سے کبھی ٹرانسفر نہیں ہوا بلکہ ایڈیشنل چارج بھی دے دی گیا، اس سارے میں ملوث ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مریم نواز کے دور حکومت میں جو ڈی سی ہے وہ کرپٹ ترین ڈی سی ہے، 50 ارب روپے کی شیخوپورہ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہو گئی، تو آپ نے یہ بات کبھی اوپر پہنچانے کی کوشش نہیں کی؟ ایک چیز ہے، ایک تو یہ جو 50 ارب کی کرپشن ہوئی تھی نا پبلک ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں، یہ بزدار کے دور کا تھا، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی گرفتار جو تھے کچھ لوگ مریم نواز شریف کے دور میں ہوئے، مگر پہلے اینٹی کرپشن میں وہ کیس چلا، کچھ نہیں ہوا، نیب میں کیس چلا اور وہاں کچھ لوگ پکڑے گئے، 1.5-2 ارب غالباً ان سے کوئی وصولی کر کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، باقیوں کو عدالتوں نے چھوڑ دیا، ابھی بھی وہی ہیں۔ مجھے یہ اور ابھی اسی طرح دن دراتے ڈی سی جو کرپٹ ترین ہے اور یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہا ہے سارا، اس کے خلاف شکایت لگائی آپ نے؟ طارق صاحب ایک چیز اور ہے، مجھے یہ بتائیں انٹیلیجنس ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ بتانے کے لیے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ وہ انٹیلیجنس ادارے اس لیے تو نہیں نہ ہونے چاہیے کہ طارق صاحب کہاں آ رہے ہیں، کہاں کھانا کھا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ نہیں، طارق صاحب کے بارے میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا پیسہ جو راتوں رات ڈبل ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا۔ یہ جو سرکاری ملازم ہے، یہ باہر جو لے رہے ہیں اپنا ایسٹ بنا رہے ہیں یا پاکستان کے اندر بنا رہے ہیں، یہ کہاں سے بنا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بیوروکریسی کرپشن کر رہی ہے؟ کیا اس وقت پتا چلنا چاہیے جب اے ڈی سی آر سیالکوٹ کا پکڑا جاتا ہے؟ مطلب کمال ہے یار، آپ جب پکڑا جائے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ ہو جی ایندہ تعلق فلانے نال خواجہ آصف کے ساتھ، اور یہاں آپ کہیں گے کہ ایندہ تعلق شوہپورے دے منسٹر نال سی۔ آپ کہہ رہے ہیں کرپٹ ترین ڈی سی ہے شیخوپورہ کا، اور مجھے جوڑیں گے، پکڑ لیں آپ اس کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ چارج شیٹ کر رہے ہیں حکومت کو، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپٹ ترین ڈی سی لگا دیا مریم نواز صاحبہ نے۔ نہیں، میری بات سنیں، لگنے لگانے والے آپ بھی جانتے ہیں جس طرح لگتے لگاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نہیں لگا رہے ہیں ڈی سی؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اے ڈی سی آر سیالکوٹ کا پکڑا گیا اور منسوب کسی منسٹر سے کر دیا گیا؟ خواجہ آصف، آپ اندازہ لگائیے جو گفتگو کی ہے جاوید لطیف صاحب نے، انہوں نے کہا ہے ایک تو یہ کہ ایک کرپشن ہوئی تھی 40-50 ارب کی عثمان بزدار کے دور میں، اور وہ لوگ گرفتار ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں، یعنی محسن نقوی صاحب کے دور میں وہ گرفتار نہیں ہوئے، وہ آ کر گرفتار ہوئے مریم نواز صاحبہ کے دور میں، اور مریم نواز کے دور میں گرفتار ہونے کے بعد ان سے 50 ارب کی کرپشن کرنے والوں سے 1.5 ارب روپے لے کر وصولی کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا، کچھ کو عدالتوں نے چھوڑ دیا، یہ الزام لگایا ہے جاوید لطیف صاحب نے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ مریم نواز صاحبہ کے دور میں پوسٹنگ ٹرانسفر پیسے لے کر کی جا رہی ہے۔ آپ
याद करें कि इल्ज़ाम क्या लगाया जाता था कि फरहा गोगी, उसके बाद एहसन जमील गुज्जर, उस्मान बुज़दार, ये नेक्सस था और पैसे जाते थे बुशरा बीबी को, और 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए का रेट था। इतने पैसे लेकर डीसी लगाया जाता था, इतने पैसों में कोई डीपीओ लगाए जाते थे, आरपीओ लगाए जाते थे, और फिर ज़ाहिर है कि जो पैसा देकर मुख्तलिफ़ जगहों पर तैनात होते थे, डिप्लॉय होते थे, तो फिर वो ज़ाहिर है कि मज़ीद माल बनाते थे। तो ये वो इल्ज़ाम था करप्शन का जो बुशरा बीबी पर लगाया गया। एक अंगूठियों वाला था और दूसरा ये करप्शन के जो मेन इल्ज़ाम लगे थे वो यही दो थे जो बुशरा बीबी पर लगाए गए कि पैसे लेते थी वो थ्रू उनके जो सामने फ्रंट लोग थे, उनमें बुशरा बीबी के फरहा गोगी थी, एहसन जमील गुज्जर थे, और साथ में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे, और पैसे लेकर ये सब कुछ किया जाता था। अब यही इल्ज़ाम कि पैसे लेकर शेखुपुरा में पैसे लेकर पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, ये जावेद लतीफ़ साहब ने मरीम नवाज़ साहिबा पर लगा दिया। यानी वो इल्ज़ाम जो मरीम नवाज़, अपनी कोई तकरीर उनकी नहीं होती थी ऐसी जिसमें वो इसका तस्करा ना करती हों, वो टॉक शोज़ में इसके ऊपर बात करती थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस पर बात करती थी। बहुत ज़्यादा जो टॉक शोज़ हैं उनके होस्ट को टॉकिंग पॉइंट्स भिजवाए जाते थे, उनसे रिक्वेस्ट की जाती थी कि इसके ऊपर बात की जाए। साथ में मुस्लिम लीग नून का कोई भी पार्टिसिपेंट किसी भी शो में इस टॉपिक पर बात किए बगैर नहीं उठता था। और वही इल्ज़ाम कि पैसे लेकर पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किसी और ने नहीं, ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ ने नहीं लगाया, ये इल्ज़ाम किसी सहाफ़ी ने भी नहीं लगाया, ये मरीम नवाज़ साहिबा के वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बहुत ही करीबी समझे जाने वाले जावेद लतीफ़ साहब ने लगाया है कि आज भी पैसे लेकर पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं। और अब आप याद करें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीबन 1-1.5 माह पहले जो ADCR सियालकोट वाला मामला हुआ था, उसके बाद ये दावा किया था कि आधी से ज़ायद ब्यूरोक्रेसी जो है वो पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज़ ले चुकी है और अब वहाँ की शहरियत इख्तियार करने के प्रोसेस में है। और साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ पर अरबों खरबों रुपए के खाबे लगाए जा रहे हैं, और आधी ब्यूरोक्रेसी का आप अंदाज़ा लगा लेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो चंद लोगों की, चंद दर्जन लोगों की बात नहीं कर रहे, वो सैकड़ों हज़ारों लोगों की, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं कि वो ये सब कुछ कर चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि अरबों के खरबों के खाबे लगाते हैं, बोटियाँ ये नोच जाती है ये ब्यूरोक्रेसी, और सियासतदानों के हिस्से में तो हड्डियाँ आती हैं, बचा कुचा खाते हैं सियासतदान। तो ये मरीम नवाज़ साहिबा के मुस्लिम लीग नून के नाक के नीचे जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है उसका कच्चा चट्टा खोल रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब और जावेद लतीफ़ साहब। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा जो कहती हैं कि बदल चुका है सब कुछ, सब बेहतरीन हो गया है, उनके तरफ से जो मीडिया को इश्तिहारात दिए जाते हैं, जिस पैरेलल यूनिवर्स का दिखाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, जहाँ पर तरक्की भी हो रही है, जहाँ पर जो सरकारी मामलात हैं उनमें शफाफियत भी है, करप्शन जो है और बदउनवानी वो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो वही उसी इश्तिहार की तरह है जिसमें शाहिद आफरीदी जो है वो इश्तिहार में छक्के मार रहे होते हैं, और असल मैच जब आप देखें तो उसमें वो जो है वो 0 पर आउट होकर पवेलियन जा रहे होते हैं और पाकिस्तान जो है वो मैच हार जाता है। तो मौजूदा जो सूरत हाल है वो भी वाज़े तौर पर ऐसा ही लगता है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो हमें ख्वाब तो बड़े सुहाने दिखा रही हैं, लेकिन उनके अंकल्स जो हैं उनकी उस दुनिया को जिसके सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, ख़ुद माचिस की तीली से आग लगा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।